नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 370 के उपबंध 3 पर 13वें रोज संविधान पीठ के सामने जो दलील रखी गई उसने तमाम पैरोकारों और पक्षकारों के होश उड़ा दिए। और खास तौर से वो जो उपबंध 3 के आधार पर ये व्याख्या करते रहे और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने ये बात रखे कि नहीं, आप इसे हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ये उपबंध 3 है ये साफ तौर पर कहता है कि संविधान सभा ही अनुशंसा करेगी और संविधान सभा है नहीं तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार रहता ही नहीं है। और इस बात को कपिल सिब्बल ने रखा, दुष्यंत दवे ने रखा, गोपाल सुब्रमण्यम ने रखा और राजीव धवन ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो 370 है ये फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जाता है और फेडरल स्ट्रक्चर चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो इसलिए भी आप नहीं छू सकते। और इतना ही नहीं, वो तमाम लोग जो इस बात को मानते हैं कि नहीं 370 को आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब नहीं है, वो लोग तो बजाते अभियान चलाते रहे। लेकिन 13वें रोज जो देश के दिग्गज वकीलों ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, उस आर्ग्यूमेंट ने इन सब को ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए कईयों की सांस तक थम जाएगी जब ये पूरी बात जो है सामने आएगी। 13वें रोज अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात रखी, हरीश साल्वे ने अपनी बात रखी और राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखी। और दरअसल राकेश द्विवेदी ने तो जो बात कही वो सबसे अलग और उन्होंने बड़ी बात रखी। मैं उन्हीं से बात शुरू करता हूं और फिर आऊंगा अटॉर्नी जनरल पर और फिर हरीश साल्वे पर। देखिए, राकेश द्विवेदी ने कहा कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, बोले मैं उससे सहमत नहीं। हरीश साल्वे ने कहा कि लेजिस्लेटिव पावर है, उन्हें कहा कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। वो इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। और वो यही नहीं ठहरते, वो कहते हैं कि दरअसल ये कहा गया है व्याख्या में कि ये प्रेसिडेंट तय करेंगे कि कब सही समय आएगा इसे हटाने के लिए, तो जब सही समय आ जाएगा तब प्रेसिडेंट हटा देंगे। यानी इसका हटाना और बने रहना निर्भर करता है प्रेसिडेंट पर और ये प्रेसिडेंट ही तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, या आप देखिए कि कोई एग्जीक्यूटिव पावर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन राकेश द्विवेदी क्या कह रहे हैं? राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। और राकेश द्विवेदी अश्वनी उपाध्याय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अश्वनी उपाध्याय की भी जो है वो पीआईएल है 370 और 35A को हटाने को लेकर कि इसे हटा दिया जाना चाहिए। और उसी संदर्भ में राकेश द्विवेदी पक्ष रख रहे थे। वो एक बात और बताते हैं, वो कहते हैं कि कंकरेंस और रिकमेंडेशन में फर्क समझना होगा। जब 370 का जो आर्टिकल 370 का उपबंध 2 है उसमें कंकरेंस का प्रयोग किया गया है। क्यों कंकरेंस का मतलब सहमति? क्यों इसका प्रयोग किया गया है? क्योंकि जो J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो स्टेट गवर्नमेंट से सुपीरियर है, इसीलिए कहा गया है कि सहमति। लेकिन जब आप उपबंध 3 में आते हैं 370 के, तब वहां रिकमेंडेशन इसलिए कहा गया है बिकॉज द प्रेसिडेंट इज सुपीरियर ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहां कंकरेंस नहीं, रिकमेंडेशन है। क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत ऊपर है, तो इसीलिए अनुशंसा की बात की गई है। अब अगर इसी बात को हम आगे लेकर चलें और अटॉर्नी जनरल ने जो भारत सरकार का पक्ष रखा उस पर आए, तब आप सुनिए क्या कहा जा रहा है कि साहब रिकमेंडेशन अनुशंसा पर ही हटा सकते हैं। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि वो स्टैटिक हो गई। ये बात अब मैं शुरू कर रहा हूं अटॉर्नी जनरल की। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यूं तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 370 को हटा दें, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है
और उसमें भी सिर्फ सिफारिश की बात की गई थी। ये तो था नहीं कि नहीं ये जो कहेंगे वही करना होगा, इसमें सिर्फ अनुशंसा की बात कही गई। तो अनुशंसा वाली अगर संस्था नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट पंगु हो गए, प्रेसिडेंट उसे हटा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और इस बाबत अटॉर्नी जनरल जो है वो 1974 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि दो रास्ते रहे प्रेसिडेंट के सामने। एक, वो खुद हटा देते 370 को, चूंकि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि वो अनुशंसा थी, और अगर अनुशंसा नहीं है, अनुशंसा करने वाली संस्था नहीं है, तो ठीक है वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चूंकि अनुशंसा बाइंडिंग नहीं थी कि नहीं वो अनुशंसा करेंगे और आपको करना पड़ेगा ना, आप सलाह मशवरा देंगे, अब उनका मन करे या ना करे। लेकिन उस रास्ते पर प्रेसिडेंट नहीं गया। प्रेसिडेंट ने दूसरा रास्ता चुना 367 का, और फिर उसके जरिए जो है वो 370 को नलिफाई किया गया। तो वो आगे इसी बात में कहते हैं कि देखिए संविधान पीठ के सामने कि राष्ट्रपति कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने वो प्रक्रिया अपनाई जो प्रक्रिया चली आ रही है। अब आप रुकिए, ये यहां अटॉर्नी जनरल का आर्ग्यूमेंट खत्म होता है। अब हरीश साल्वे की एंट्री होती है। हरीश साल्वे सफाई कर्मचारी जो है वहां उनकी तरफ से पेश होते हैं। आपको मालूम होगा कि जो वहां सफाई कर्मचारी हैं उनकी स्थिति बड़ी दोयम दर्जे की रही जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहां 35 था तो उनको कुछ ना आप वहां खरीद सकते हैं, कुछ ना आप रख सकते हैं, ये तमाम तरह की परिस्थितियां उनके साथ रही। अब जब हरीश साल्वे अपनी बात रखना शुरू करते हैं तब वो पहली बात कहते हैं जो बड़े गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि 370 दरअसल एक राजनीतिक समझौता था जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के बीच। फिर वो आगे कहते हैं कि इस 370 को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत मतभेद थे। इसी में वो एक बात और जोड़ते हैं कि सरदार पटेल जो है उन्होंने बाकायदे पत्र लिखकर कहा था कि ये तो स्वीकार करना मुमकिन नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे जो वो कहते हैं उस पर आप गौर करिए। वो कहते हैं कि कनकरेंस और रिकमेंडेशन में फर्क होता है। यहां रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, फिर वही बात सहमति और अनुशंसा, यहां बात अनुशंसा की हो रही है। एक दूसरी चीज वो कहते हैं कि 370 को जो 370 में लिखा गया है उसे शब्दशः देखिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उस संदर्भ को भी देखिए और उस इतिहास को भी देखिए जिसमें यह संविधान का हिस्सा बना। तो जब आप उस संदर्भ को देखेंगे और इतिहास को देखेंगे तब आप पाएंगे कि जो 1947 की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में इस तरह का समझौता करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बात और जोड़ दी गई, वो ये कि अगर 370(1) के अनुसार चीजें नहीं घटती हैं तो 370(3) के तहत एकीकरण कर लिया जाएगा जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। अब 370(3) क्या है? 370(3) ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो 370 को हटा सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि यहां जो बात कही गई है 370(3) में वो ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेगी उसको अमली जामा पहनाएंगे राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति से वो सिफारिश कर सकते हैं। वो सिफारिश करें, आगे क्या है क्या नहीं है वो राष्ट्रपति तय करेंगे। अब आप देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि ये 370 को उस तरह देखने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से कपिल सिब्बल देख रहे हैं, जिस तरीके से दुष्यंत दबे देख रहे हैं। कपिल सिब्बल का देखने का क्या चश्मा है कि साहब लिखा हुआ है संविधान सभा की सिफारिश। अब जब संविधान सभा नहीं है तो ये स्टैटिक हो गया। कैसे हो गया? जिस हिंदुस्तान का संविधान जो है वो जीवंत संविधान माना जाता है, उस संविधान को
कपिल सिब्बल की जो तकरीर है उसको मानी जाए तो भाई अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, 370 को आप छू ही नहीं सकते हैं। हरीश साल्वे इसमें दो तीन चीजें और जोड़ते हैं। एक जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला हवाला दिया गया, किसने दिया? बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला दिया राजीव धवन ने। इस पर हरीश साल्वे कहते हैं कि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, वो लिमिटेशन है। किसके लिए? उस संस्था के लिए जो संविधान संशोधन करती है। संविधान संशोधन की सीमा तय की गई है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह कोई अधिकार है। और वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए सिविल लिबर्टी से जुड़ा हुआ कोई कानून बनता है। अब उस कानून पर आप इस लिहाज से अगर उस कानून के तहत अब सिविल लिबर्टी को लेकर, के संरक्षण को लेकर कोई कानून बना और किसी ने उल्लंघन किया तो अब उस पर कुछ अगर कार्रवाई वगैरह होती है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं अब इस पर इसका जो इस कानून की वैलिडिटी जो है अब उसको पहले बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे पर रखकर देखा जाएगा कि ये सही है नहीं। बोले इस तरह से चीजें नहीं हो सकती है ना कि आप किसी भी जो कानून बना हुआ है और उसमें अब वो सिविल लिबर्टी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कानून बनता तो उसमें अनुच्छेद 21 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो इस लिहाज से तो आप पता चलेगा कि इस तरह के जो कानून आए तो उस कानून में फिर अगर उस पर कोई वाद आएगा तो बात ये हो जाएगी कि नहीं अब पहले इस पर आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पर इसको जो है आप देखिए फिर आगे काम करिएगा। इस तरीके से नहीं हो सकता। वही ये बात, उसी बात को वो एलैबोरेट करते हैं कि ये लिमिटेशन है सिर्फ संविधान संशोधन के लिहाज से, ये राइट नहीं है, जैसा कि राजीव धवन ने अपने आर्गुमेंट में कहा था। फिर एक चीज और वो बताते हैं कि देखिए 356 को लेकर भी बड़ी चीजें उठने लगी कि साहब आप 356 लगा हुआ था और आपने कैसे ये तमाम चीजें कर दी। तब वो हवाला देते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इफ द अनफॉर्चुनेट circumstances arise that for a defined time the system of governance change and very narrow area of judicial review is permissible, then one is to accept the consequence of 356, that is in the alternative। यानी जो 356 का हवाला देकर यह बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नहीं आप फिर कैसे राज्य का पुनर्गठन कर सकते हैं, और आपने तो वहां के लोगों से पूछा ही नहीं, वहां के लोगों की सहमति ली ही नहीं, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। तब भी संविधान पीठ के सामने से भी ये बात उठाई गई थी कि 356 के तहत तो ये अधिकार होता है संसद के पास कि वो जो राज्य सूची है उस पर कानून बना सकती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ने कहा और फिर हरीश साल्वे ने भी कहा और राकेश द्विवेदी ने भी कहा वो ये कि ये प्रेसिडेंट को तय करना है कि 370 हटाया जाना है या नहीं हटाया जाना है, और इसकी जो शक्ति है वो उनमें निहित है। दरअसल ये जो कंक्लूड रहा वो मुझे लगता है कि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है उनके लिए जो ये कहा करते हैं कि साहब 370(3) क्या कहता है। 370(3) की ये जो व्याख्या इन दिग्गज वकीलों ने की है 13वें दिन, उसके बाद तो स्वाभाविक है कि वो सभी लोग जिन्होंने ये सोचा था कि 370 के पंख लगाकर वो उड़ेंगे 2024 में, उनके लिए तो बड़ा झटका है, और ख़ास तौर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के लिए। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।